नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बीटा एकेडमी परिवार आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो चलते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड होंगे। कल हमने कुछ 30 प्रश्नों की बात करी है। आगे के प्रश्न क्या कहते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपके साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ इस प्रकार है कि कई बार आपको यहाँ पर सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स के रूप में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो आपको 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं जो आपके प्रश्न का पैटर्न आएगा पेपर में। तो चलते हैं दोस्तों 31st प्रश्न का हम बात कर लेते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है कि डैश डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन है और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षक तरीके से प्रतिपादित करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपको क्लियरली विजिबल है, चार्ट है। तो दोस्तों डेटा का रिप्रेजेंटेशन आसान भाषा में, तो आप नॉर्मल तरीके से अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन उसे बहुत सरल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपने किसी भी प्रकार के डेटा को आसानी से देख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप चार्ट को रिप्रेजेंट करके अपने द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा को आसानी से प्रस्तुत कर पाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अपनी वर्कबुक में विभिन्न वर्कशीट के बीच मूव करने के लिए वर्कबुक टैब पर क्लिक करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये बात गलत है, यानी आपको वर्कबुक के बीच में इधर उधर ट्रांसफर होना है, यानी वर्कबुक में स्विच करना है, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में मूव करना है। तो आपको टैब पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि टैब पर क्लिक करके आप शीटों के बीच में मूव कर सकते हो। कंट्रोल के साथ आप टैब बटन का प्रयोग करेंगे तो आप अपने वर्कबुक के बीच में स्विच कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप टैब पर क्लिक करके शीटों के बीच में मूव कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, थीम कंप्राइज ऑफ कलर पैलेट्स, फॉन्ट सेट एंड इफेक्ट। यानी थीम्स में कलर पैलेट होते हैं, फॉन्ट के सेट होते हैं और इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों थीम्स हमारे पास फॉर्मेटिंग के पहले से बने हुए कुछ ऐसे टेम्पलेट हैं, पहले से डिजाइन है, यानी कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग को हम थीम्स कह सकते हैं। थीम्स कहते हैं जब किसी भी प्रकार की थीम्स को आप अप्लाई करेंगे तो वह आपके संपूर्ण डॉक्यूमेंट पर अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग, अलग अलग प्रकार की रूपरेखा के साथ मेंशन हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर है, ये ट्रू बात है दोस्तों, ये ट्रू हमारा विकल्प हो गया। आगे देखते हैं, स्प्लिटिंग या फ्रीजिंग पेन के द्वारा आप वर्कशीट के 2 क्षेत्रों को देख सकते हैं और एक क्षेत्र रो या कॉलम को लॉक कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों कि फ्रीज पेन्स कहां पर होता है। दोस्तों फ्रीज पेन्स होता है आपके व्यू टैब में। एक्सेल में व्यू टैब में आपको ये ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स, जिसकी मदद से आप किसी प्रकार की पंक्ति या किसी प्रकार के कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। डेटा एंट्री के टाइम इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जब आपको डेटा इनपुट करना होता है तो आपके जो ऊपर फील्ड्स होते हैं वो डेटा एंट्री करते टाइम हाइड हो जाते हैं। तो अगर आप चुनाव करेंगे फ्रीज पेन्स का तो आप किसी भी प्रकार की पंक्ति या कॉलम को फ्रीज कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डैश स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जाता है। दोस्तों स्टाइल हमारे पास विभिन्न प्रकार के स्टाइल हैं, डॉक्यूमेंट में पेज के स्टाइल हैं, फॉन्ट के स्टाइल हैं, अलग अलग प्रकार के टेबल के स्टाइल हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपके सामने यहाँ पर डिजाइन उपस्थित होते हैं स्टाइल के रूप में। अलग अलग प्रकार के स्टाइल हैं जिनकी सहायता से आप एक सिंगल चुनाव कर डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फाइल को ओपन, सेव, क्लोज एवं प्रिंट करने की कमांड किसमें होती है दोस्तों? तो 2007 की बात करें तो वो होती है ऑफिस बटन में, और 2010 या 2013 या नवीन संस्करणों की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी किसमें? फाइल टैब के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 37। जब एक फॉर्मूला किसी वर्कशीट में दूसरी रो या कॉलम के सेल रेफरेंस कॉपी रखा जाता है तो यह सेल रेफरेंस बदला नहीं जाता। दोस्तों ये बात ट्रू है, यानी क्या बात हो रही है कि भी अब किसी फॉर्मूले को किसी वर्कशीट से दूसरी रो या कॉलम के सेल रेफरेंस में कॉपी में रखा जाता है तो सेल रेफरेंस बदला नहीं जाएगा।
आपका सेल रेफरेंस सिमिलर रहेगा, क्योंकि आपने जिस सेल का डेटा यानी जिस सेल का रेफर दिया है उस सेल का ही एड्रेस वहां पर आपको प्रदर्शित होगा। हेडर सामान्य रूप से टाइटल या टाइटल होती है जिसमें आप पेज पर देख सकते हैं। दोस्तों, हेडर क्या होता है? पेज का शीर्ष का हिस्सा यानी टॉप ऑफ द जो एरिया होता है उसे हेडर बोलते हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट का, अपने किसी भी दस्तावेज का टाइटल लिख सकते हैं। पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को डैश कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि भी बात हुई पेज के ऊपरी हिस्से को हेडर कहते हैं, तो उसी प्रकार से पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित जो एरिया होता है वो हेडर, और पेज के निचले स्थान पर जो एरिया होता है उसको हम फुटर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इन स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टेबल 2 या 2 से अधिक सेल्स का सिलेक्शन करती है। तो दोस्तों, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टेबल 2 या 2 से अधिक सेल्स का सिलेक्शन ही करेगी, यानी जब आप टेबल को क्रिएट करेंगे तो उसमें 2 से अधिक सेल्स और 2 से अधिक कॉलम्स का होना बहुत ही आवश्यक है, तभी वो दोस्तों टेबल कहलाएगी, अन्यथा वो टेबल नहीं कहलाएगी। टाइटल फोल्डर में दिया जाता है। टाइटल दोस्तों फोल्डर में दिया जाता है, ये बात गलत है दोस्तों। टाइटल डॉक्यूमेंट के ऊपर दिया जाता है। सेव एज के दौरान टाइटल देते हैं जो आप सुरक्षित करते हैं। डॉक्यूमेंट के नाम को टाइटल यानी शीर्षक कहा जाता है। टाइटल फुटर में दोस्तों नहीं दिया जाता, और टाइटल ऊपर टाइटल बार में होता है यानी हेडर में टाइटल दिया जाता है, ये बात गलत है। सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या पहले डैश टाइप करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिक्स्ड करना है यानी इसका सही उत्तर डॉलर है, यानी आपको फिक्स्ड सेल रेफरेंस देना है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देना है कि आप चाहते हैं कि आपकी जो रो और कॉलम्स की संख्या है वो रेंज सेट हो जाए, अलग ना हो, तो आप डॉलर सिंबल का प्रयोग करेंगे। आपकी जो वैल्यू होंगी वो वैल्यू फिक्स्ड हो जाएंगी, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एरिया को, रेंज को फिक्स्ड करने के लिए डॉलर सिंबल का प्रयोग किया जाता है। एक थीम में कलर पैलेट, फॉन्ट सेट, इफेक्ट आदि शामिल होते हैं। जैसा कि आपको बताया है, ये फॉर्मेटिंग का कॉम्बिनेशन थीम्स कहलाता है। सेल के एक ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए जिस सेल से आप शुरू करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक करते हैं। अपने कर्सर को ड्रैग करते हुए अपनी इच्छा अनुसार सेल के अंतिम छोर तक पहुंचकर इसे छोड़ देते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रोसेस है कि यानी आपको सेल शीट में सिलेक्शन करना है तो आप उस एंड पर जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रखेंगे और इस तरीके से जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे यानी खींचेंगे तो उतना एरिया आपका सेलेक्ट हो जाता है। एक पेज पर अधिक डेटा को फिट करने के लिए आप पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप में बदल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके कॉलम्स कम है और आपको कॉलम्स ज्यादा की आवश्यकता है तो आप अपना पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। तो अभी तो 10 कॉलम आते हैं A4 साइज में, उसके बाद जब पेज आपका क्षैतिज पंक्ति में लैंडस्केप में बदल जाएगा तो ज्यादा कॉलम्स आपके प्रदर्शित होंगे। प्रत्येक वर्कशीट का उपयोग विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचनाओं को संगठित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये बात ट्रू है। कहने का मतलब है वर्कशीट का उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, बैलेंस शीट, डेटा को इनपुट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक सूचना आपकी इसमें सुरक्षित हो जाए, जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में कभी भी कर सकते हैं तथा उनका रूपांतरण अलग बैलेंस शीटों के रूप में फॉर्मूले के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। टेबल डेटा को दृश्य के रूप में प्रदर्शित करता है तथा सूचनाओं को आकर्षक और आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। दोस्तों, ये बात गलत है। जो टेबल है वो दृश्य के रूप में प्रदर्शित करेगा ऐसा नहीं है। टेबल दोनों ही रूप में, अगर आपका टेबल है या डेटा है, दोनों को सामान्य स्थिति में आसान तरीके से ही प्रदर्शित करेगा। अगर आसान तरीका आपको यूज करना है तो उसके लिए पिवट टेबल या पिवट चार्ट या चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो डेटा हो या टेबल हो, दोनों ही आप लोगों को सामान्य तरीके से ईजियर फॉर्म में प्रदर्शित होंगे। MS एक्सेल 2007 में दी हुई थीम एक सार्वभौमिक डिजाइन है जो सभी स्टाइल के लिए नियत होती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। यानी MS एक्सेल 2007 में दी हुई थीम एक सार्वभौमिक डिजाइन है। सार्वभौमिक का मतलब जो पहले से उपस्थित है, जो सत्य है, उस चीज को आप थीम बोल रहे हैं जो सभी स्टाइल के लिए नियत होती है। यानी पहले से लगी हुई फॉर्मेटिंग, आपकी डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग, ये सार्वभौमिक डिजाइन का मतलब है कि वो डिफॉल्ट रूप से सेट होती है। तो एक डिफॉल्ट थीम्स पहले से ही सेट रहती है 2007 में, ये बात सही है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक अकेली फाइल या डॉक्यूमेंट डैश कहलाता है। तो दोस्तों एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक के नाम से जानी जाती है। वर्कबुक के अंदर जो पेज होते हैं उन्हें हम शीट के नाम से जानते हैं, जिसे आप वर्कशीट या शीट भी कहते हैं। तो पेजों को आप शीट या वर्कशीट बोलेंगे, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर को आप वर्कबुक के नाम से जानते हैं। नोटबुक में एक या एक से अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है और चार्ट शीट में आप वर्कशीट डेटा को ग्राफिक्स तस्वीरें होती हैं। दोस्तों ये बात गलत है। नोटबुक में एक से अधिक वर्कशीट का संग्रह होता है, तो नोटबुक में नहीं होता दोस्तों, ये वर्कबुक में होता है एक से अधिक वर्कशीट का संग्रह। तो यानी ये बात आपकी फॉल्स होती है। ये बुक के लिए पूछ रहा है, नोटबुक के लिए। आगे चलते हैं। डैश ऑप्शन के साथ रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं, अर्थात वर्कशीट रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक साथ डिफॉल्ट रूप से रो तथा कॉलम दोनों एरिया को भी फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स में पहले विकल्प का चुनाव करेंगे तो एक निश्चित एरिया आपका फ्रीज हो जाएगा जो पहले से प्री डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट या स्प्रेडशीट में डेटा को अधिक आकर्षक तरीकों से दर्शाने के लिए आप चार्ट तैयार करते हैं। तो बात ठीक है। अपने किसी भी प्रकार के डेटा को या बैलेंस शीट को आसान और आकर्षक दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों यहाँ पर चार्ट आपके डेटा को आसान, बहुत इजी बना देता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति उसको आसानी से समझ पाए। शॉर्टकट कमांड की बात करें तो F11 इसकी शॉर्टकट कमांड होगी। एक्सेल में ये काम करती है। डिफॉल्ट रूप से कॉलम चार्ट प्रदर्शित होता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक सेल का अपना एड्रेस होता है, जिसे सेल एड्रेस कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, सेल एड्रेस बोला जाता है। जैसे पहले लिया जाएगा कॉलम का नाम, ये लिख दिया मैंने B, और फिर लिया जाएगा पंक्ति का नाम यानी 1, तो ये हो गया सेल का एड्रेस B1, जो नेम बॉक्स, एड्रेस बॉक्स और रेफरेंस बॉक्स में प्रदर्शित होता है। MS एक्सेल 2007 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है। दोस्तों टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी MS एक्सेल में पहले से बने हुए जो डिजाइन होते हैं उन्हें टेम्पलेट बोला जाता है, और टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है .xltx होता है। डैश अकाउंटेंट के बही खातों के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। तो दोस्तों यानी डैश अकाउंटेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट 7 अकाउंटेंट के बही खाते के समान है जो रो और कॉलम में रखा गया है। यानी एक्सेल 2007 को बही खाते के रूप में संज्ञा दी गई है, जो गणितीय विवेचनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। The table is visual representation of data and convey the information in an easy to understand and attractive manner। ये दोस्तों टेबल एक ऐसा तरीका है जो चीजों को आसानी से रिप्रेजेंट करता है, सामने वाला उसे आसानी से अंडरस्टैंड करेगा। ये बात फॉल्स है दोस्तों। ये जो बात कही गई है ये बात है चार्ट के लिए, कि आपको इसमें अगर ये लाइन होती द चार्ट इज द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा टू कन्वे द इंफॉर्मेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड एंड अट्रैक्टिव मैनर, तो वो होता चार्ट के लिए। लेकिन ये पूछ रहा है टेबल के लिए, तो दोस्तों ये फॉल्स है। डेटा टेबल को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है तथा सूचनाओं को आकर्षक एवं आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये बात दोबारा से देख लीजिए एक बार, कि टेबल डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है तथा सूचनाओं को आकर्षक व आसान तरीके से प्रस्तुत करता है। दोस्तों बात ऊपर वाले की चल रही है, तो ये बात गलत हो गई। जब आप एक से अधिक डेटा अधिक रेफरेंस शीट पर काम करते हैं तो यह रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट कहलाती है। जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा शीट पर काम कर रहे होते हैं तो यह रेफरेंसिंग मल्टीपल शीट्स कहलाती है। दोस्तों ये बात गलत है कि मल्टीपल रेफरेंसिंग शीट नहीं कहलाती, यानी मल्टीपल रेफरेंसिंग कहलाएगी, आपकी मिक्स्ड रेफरेंस सेल कहलाएंगे, लेकिन वो मल्टीपल शीट्स नहीं कहलाती। आगे चलते हैं दोस्तों। MS एक्सेल 2007 का उपयोग विभिन्न प्रकार के डैश में किया जाता है जो सामान्य से लेकर जटिल कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। एक्सप्रेशन के लिए, गणना करने के लिए, मैनिपुलेशन या प्रेजेंटेशन के लिए। तो सीधा सा आंसर है कि MS एक्सेल का प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स की, कि प्रेजेंटेशन के लिए क्या बताएंगे। फिलहाल आज हमने दोस्तों एक्सेल के कुछ महत्वपूर्ण विकल्पों की आपसे बात करी। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही लगातार
आप लोगों के लिए हम प्रश्न लाते रहेंगे। अगली वीडियो में आपको पावर पॉइंट के एमसीक्यू से रूबरू कराऊंगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बीटा एकेडमी परिवार का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। तो दोस्तों मैं अजय सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।